नीलू कई बार सोचती है कि लोग अगर किसी का काम करते हैं तो सुनाते क्यों है, इससे अच्छा तो करो ही मत। नीलू की अम्मा कहती है कि बार बार कहने से अच्छे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। शामिल का घर अब छोटा पड़ने लगा था। नीलू के दोनों देवरों को भी शादी करनी थी। अभी इस घर में सब रेल के डब्बे की तरह फंस फंस कर रह रहे थे। महेश को घर खर्च चलाने के साथ साथ पैसे भी बचानी थी, ताकि बहन भाइयों की शादी हो सके और गांव में एक घर ले सके। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद नीलू अपने पति महेश के साथ शहर आ गई थी। महेश और नीलू ने एक कमरा किराए पर ले लिया था। मकान मालिक खुद अपने 3 छोटे छोटे बेटों के साथ 2 कमरों में रहते थे। घर के बाकी 2 कमरे उन्होंने किराए पर दे रखे थे। दूसरा कमरा महेश के ही एक साथी कर्मचारी ने ले रखा था। नीलू के पति के पास खाने पीने के लिए 2-4 बर्तन ही थे। एक गद्दा, तकिया, चादर और सर्दियों में ओढ़ने के लिए एक रजाई थी। नीलू के पति खाना खुद से नहीं बनाते थे। खाना वो कभी बाहर और कभी अपने किसी साथी के पास खा लेते थे। उन्होंने अपने पति के साथ जाकर एक स्टोव, एक कढ़ाई और एक परात खरीद ली थी। पति के साथ नई जगह पर उनकी छोटी सी गृहस्थी शुरू हो गई थी। एक कमरे का छोटा सा घर और 2 जने रहने वाले। नीलू के पास काम ही कितना होता था। नीलू सारा दिन बोर होती रहती थी। उधर उनकी मकान मालकिन 3-3 बच्चों के साथ पूरा दिन जूझते रहती थी। नीलू ने उनकी कामकाज में मदद करना शुरू कर दिया था। कभी वो उनके साथ बैठकर उनके बर्तन साफ करवा देती, कभी सफाई में मदद करवा देता, कभी बच्चों को रख लेती और कभी खाना बनवा देती। जब नीलू उनके यहाँ खाना बनाती तो मकान मालकिन कहती, नीलू अपने और भाई साहब के लिए स्टोव जलाओगी, यहीं अपने लिए भी 4 रोटी और सेक लो, सब साथ में ही खा लेंगे। अक्सर नीलू शाम का खाना मकान मालकिन के पास ही खा लेती थी। मकान मालकिन के पास सिलाई मशीन भी थी। नीलू अपने ब्लाउज आदि खुद सिलती थी। मकान मालकिन के भी फटे टूटे कपड़े वह सिल देती थी। एक बार मकान मालकिन ने कहा, यहाँ पास में ही एक टेलर की शॉप है, उसमें ट्रेनिंग ले लो, फिर तुम हर नाप के ब्लाउज बना सकोगी, थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाभी जी, वह तो सीखने के भी पैसे लेगा ना? नीलू ने पूछा। नहीं लेगा, मैं उससे बात कर लूँगी। वैसे भी तुम्हें मुश्किल से 7-8 दिन लगेंगे, हाथ में तो तुम्हारे सफाई है ही, मकान मालकिन ने कहा। नीलू आज भी मकान मालकिन द्वारा की गई उसकी मदद को भूली नहीं है। नीलू की गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। नीलू अपने पति को सहयोग कर रही थी। दादी सास और अपनी माँ की सिखाई हुई बातों पर चलते हुए बड़ी किफ़ायत से घर चलाती थी और 4 पैसे भी बचा रही थी। नीलू इसी बीच गर्भवती हो गई थी। कुछ महीनों बाद नीलू वापस अपने ससुराल के गांव में आ गई थी। नीलू ने एक बेटी को जन्म दिया। इतने दिनों बाद घर में कोई छोटा सा बच्चा हुआ था। नीलू की बेटी को सभी लोग बड़े लाड से रखते थे। इसी बीच चाचा ससुर वापस काम करने चले गए थे। महेश ने गांव में एक दूसरा घर खरीद लिया था। चाचा ससुर कमा रहे थे, अतः नीलू का परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। दादी सास दोनों जगह आती जाती रहती थी। उनका दबदबा अभी भी कायम था। दादी जी की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सब लोग कांपने लग जाते थे। लेकिन चाची ससुर से तो दादी जी भी डरती थी। पुरुष अपनी पत्नी, बेटी, बहन, यहाँ तक कि माँ को भी दबा कर रखता है। नीलू को दोनों देवरों की शादी एक एक करके हो गई थी। लेकिन दोनों देवर शादी के बाद ही अलग हो गए थे। किसी भी पारिवारिक समारोह में दोनों देवर किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं करते थे। नीलू की बड़ी नंदों के घर पर किसी भी प्रकार के आयोजन होने पर नीलू के पति ही आर्थिक खर्चा वहन करते थे। देवरों से भी
कभी कुछ मांगो तो उनका यही कहना होता था कि हमारा तो खुद का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, भाई साहब की कमाई ज़्यादा है, उन्हीं से ले लो। इसी बीच नीलू की दूसरी बेटी भी हो गई थी। दूसरी बेटी के जन्म से घर में शौक सा छा गया था। 20 दिन के बाद ही नीलू को घर के काम काज में लगा दिया गया था। यह उसकी बेटी को जन्म देने की सज़ा थी। तब उन लोगों को कौन बताता कि पुरुष का गुण सूत्र तय करता है कि बेटा होगा या बेटी। नीलू एक बात अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटियों की ज़िंदगी उसकी जैसी नहीं होगी। वह उन्हें खूब पढ़ाएगी और खिलाएगी ताकि वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हो सके। धीरे धीरे नीलू के पति भी यह स्वीकारने लगे। चाची ससुर फिर से घर पर आकर बैठ गए थे। उनकी बेटी 9 बार 10वीं में अनुत्तीर्ण हो गई थी। अब लड़की को घर में कितने दिन बैठाए तो अब उसकी शादी की बात होने लगी थी। नीलू और उनके पति को ही सारी जिम्मेदारी उठानी थी। नीलू की यह चचेरी ननद पूरी रात लाइट जलाकर पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी अनुत्तीर्ण हो जाती थी। वैसे भी घर के काम काज यह कम ही करती थी, लेकिन परीक्षा के दिनों में तो पत्ता तक नहीं हिलाती थी। तेज इतनी थी कि सबसे लास्ट में अच्छे से घी डालकर अपनी मोयन वाली रोटी बनाती थी। अपना एक निजी संदूक रखती थी और उस पर हमेशा ताला लगा कर रखती थी। नीलू की एक दूर की बुआ की बेटी थी। उनका लड़का शादी लायक था। चचेरी ननद की बात चलाई गई और लड़का लड़की को देखने के लिए आया। नीलू के पति और ससुराल वालों ने लड़के वालों को झूठ बोला था कि लड़की 10वीं पास है। नीलू के भांजे यानी कि लड़के को संदेह हो गया कि लड़की ने 10वीं पास नहीं की है। उसने नीलू की चचेरी ननद से एक किताब पढ़वा ली और झूठ पकड़ा गया। उसने लड़की की 10वीं की अंक तालिका मांग ली। नीलू के ससुराल वालों ने उन बेचारों को बिना कुछ खिलाए पिलाए ये कहकर भेज दिया कि हमें तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी ही नहीं। शादी विवाह करवाने के लिए झूठ कल भी बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। लोग यह क्यों नहीं समझते कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात है कि झूठ की बुनियाद पर होने वाली शादियां भी हमारे देश में खूब निभाई जाती है। नीलू की खुद की बड़ी भाभी की शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। नीलू की अम्मा चाय की बड़ी शौकीन थी। वह आज भी एक लोटा भरकर चाय पीती थी और उस लोटे में कुछ आधा लीटर से थोड़ी कम ही चाय आती थी। इसी चाय के प्रेम के कारण अम्मा ने बड़े भाई साहब की शादी बड़ी भाभी से करा दी थी। शादी से पहले उन्होंने ये घर में किसी ने भी बड़ी भाभी को नहीं देखा था। बड़ी भाभी की आंखों में कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना वाला डिफेक्ट था। आज हम जानते हैं कि यह एक बीमारी है और जिसका इलाज भी संभव है, लेकिन उस ज़माने में इसे आंखें डेरना कहा जाता था और इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता था। बड़ी भाभी नीलू की चाची के भाई की बेटी थी। नीलू की यह चाची बाल विधवा थी। उन्हें लगता था कि उनकी भतीजी अगर इस घर की बहू बन जाएगी तो उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन बेचारी चाची भी तो भाभी के साथ कहाँ चैन से रह पाई थी। वह भतीजी में कभी बनी ही नहीं। बड़ी भाभी ने एक भी दिन ना तो नीलू की अम्मा को और ना ही चाची को रोटी बना कर दी। चाची ने मिशन भतीजी को घर की बहू बनाना शुरू किया। चाची इस कार्य में बड़ी ही पारंगत थी। उन्होंने और भी कई रिश्ते करवाए थे। वह लगातार अनुनय करती रहती थी। लड़के या लड़की की तारीफों के इतने फूल बांधती थी कि सामने वाला चाह कर भी इनकार नहीं कर पाता था। अब चाची रोज़ सुबह उठकर चाय बनाती, वो भी चूल्हे पर, और अम्मा को आवाज़ लगाती, अरे खाटूर वाली भाभी जी, आ जाओ चाय पी लो। पहले ज़्यादातर पीहर के गांव या शहर के नाम पर ही एक दूसरे को बुलाते थे। अम्मा बहुत ही खुश हो जाती। सुबह सुबह उन्हें लोटा भर
चाय जो मिल जाती। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पीती और चाची अपनी भतीजी की तारीफ में कसीदे काटती जाती। अरे खराट वाली भाभी जी, ऐसी लड़की कहीं ना मिलेगी। घर संभालने में छोरी का कोई जवाब नहीं, इतनी सेवा भागी है, आपको तो तिनका भी उठाने नहीं देगी। सुंदर तो ऐसे है कि नज़र ही नहीं हटती। चाची और अम्मा की रोज़ चाय पर चर्चा चलती। अम्मा रोज़ बड़ी भाभी की तारीफ सुनती और एक दिन चाची का मिशन कामयाब हो ही गया। अम्मा ने कहा, ठीक है, जब इतनी बढ़िया लड़की है तो बात चला और एक दिन लड़की को देखने चलते हैं। चाची ने कहा, अरे भाभी जी, लड़की देखने में समय और पैसे क्या बर्बाद करनी, अपने घर की ही तो बच्ची है। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वैसे भी आपको या मुझे शादी से पहले कोई देखने थोड़ी ना गया था। ये तो आजकल के चोचले हो गए हैं, लाज शर्म तो कुछ बची नहीं आजकल के बच्चों में। मुझे तो ये देखना दिखाना बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। फिर भी आप जोर दोगे तो अम्मा पर चाची की रोज़ रोज़ की चाय और बातों का ऐसा जाद चल गया था कि अम्मा मान गई और लड़की को देखे बिना ही शादी तय हो गई। जब तक शादी हो ना गई तब तक चाची का चाय का कार्यक्रम जारी रहा। शादी के बाद जब तक अम्मा और चाची जिंदा रही, जब भी एक दूसरे से मिलती तो अम्मा कहती कि चौमू बाली, तूने तो मुझे चाय पिला पिला करके ठग लियो। और चाची कहती, खाटू बाली भाभी जी, तुमसे ज़्यादा मैं ठगी गई हूँ, तुम भी ताना देबो हो। और भतीजी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद कर रहे हैं। मैं तो समझी थी कि भतीजी बहू बन जावेगी तो बुढ़ापा चैन से कट जाओगे, लेकिन अब तो तुमसे और तुम्हारी दूसरी बहुओं से ही उम्मीद है। नीलू के होठों पर अपनी चाची की बात याद करके मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा खींच गई थी। लोग यूं ही कहते हैं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती है, जोड़ियाँ तो नीलू की जैसे लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा भाग ख़त्म हुआ और चौथा भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं चौथा भाग में।